नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष वर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 5वीं बार देश का बजट पेश करेंगी। दुनिया भर में आर्थिक चुनौतियों के बीच इस बजट से लोगों की काफी उम्मीद है। अगले आधे घंटे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री के पिटारे में खास क्या होगा। लेकिन बजट की बड़ी कवरेज शुरू करने से पहले एक नजर डाल लीजिए इस वक्त की सुर्खियों पर। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम फुल बजट। रोजगार के मोर्चे पर बड़े ऐलान संभव, नौकरी पेशा मिडिल क्लास के लिए खास ऐलान मुमकिन। बजट में टैक्स रियायत देकर नौकरी पेशा वर्ग को खुश कर सकती हैं वित्त मंत्री। नई इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव संभव, टैक्स दरों में कटौती मुमकिन, कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव की संभावना। बजट में 7 सेक्टर्स के लिए 35,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम का ऐलान संभव। 20% बढ़ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के लिए आवंटन। 300 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान मुमकिन। पीएम किसान निधि की रकम में भी 2,000 रुपए की हो सकती है बढ़ोतरी। सीएनबीसी आवाज पर बजट का 360 डिग्री कवरेज मिली इंडस्ट्री के लीडर्स से, मार्केट के दिग्गज और इकोनॉमी के सबसे बड़े एक्सपर्ट से। पूरे दिन समझिए बजट की बारीकियां। बजट के दिन आवाज पर लगेगी सबसे बड़ी टेक पंचायत। टेक्निकल एनालिस्ट देंगे मुनाफे के टॉप स्टॉक कॉल्स। बजट भाषण के दौरान भी नहीं छूटेगा कमाई का कोई मौका। बजट के दिन ग्लोबल मार्केट से शानदार संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में करीब 120 अंकों की मजबूती। एशिया का भी जोश हाई। कल अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ ने लगाई थी 370 पॉइंट की छलांग। बजट से पहले जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर। जनवरी में 1.56 लाख करोड़ की जीएसटी वसूली, अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। दूसरी तिमाही में कोल इंडिया के अच्छे नतीजे। 69% बड़ा मुनाफा। रेवेन्यू में करीब 24% का उछाल। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं पावर ग्रिड के प्रॉफिट्स में 10% की बढ़त। और यही नहीं, आज आएंगे जनवरी ऑटो बिक्री के भी आंकड़े। पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स में दिख सकती है अच्छी ग्रोथ। 13% बढ़ सकती है मारुति की बिक्री। टू व्हीलर्स में दबाव जारी रहने की आशंका। थोड़ा सा सीरियस सी ओपनिंग हो गई। दरअसल वो क्या प्रोड्यूसर साहब लिख दिए थे हमारे लिए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आज का दिन जिस तरह की इवेंट्स लाइंड अप है, गजब का है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा है। इनफैक्ट हो सकता है बाजार को एक नई डायरेक्शन मिलती हुई नजर आए। आज सुबह 11 बजे यूनियन बजट पेश होने जा रहा है और रात 11:30 बजे वो 2 दिनों की फेड मीट का आउटकम हमारे सामने आएगा। और इन दोनों इवेंट से शायद बाजार का डायरेक्शन बदले। फिंगर्स क्रॉस, शायद हालात सुधरे, क्या पता स्टॉक मार्केट्स के लिए आज के बाद अच्छे दिन लौट आए। तो इंपॉर्टेंट दिन है और आज बजट का बड़ा दिन है, इसलिए कवरेज भी सबसे बड़ी होने वाली है। थोड़ा सा आज का लाइनअप जो है मॉर्निंग कॉल का, बजट स्पेशल का, थोड़ा सा बदलने का मूड। दिल्ली चलेंगे। सीएनबीसी आवाज के सारे रिपोर्टर्स दिल्ली में मौजूद हैं ये बताने के लिए। वैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ छोड़ा नहीं है। जितना निर्मला नाम बोलने वाली हैं वो सारी की सारी मेरे ख्याल 10 एक हेडलाइन लगा दी थी। तो सारा बजट का इंपॉर्टेंट जिस्ट प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से अपफ्रंट शेयर कर दिया है।
लेकिन पूरी सीएनबीसी आवाज की दिल्ली के रिपोर्टर्स की टीम देखिए आपकी स्क्रीन पे, सुबह सुबह दिल्ली की ठंड में आपको नजर आएगी रेडी अपने अपनी तरफ से बताने के लिए कि बजट में क्या क्या हो सकता है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा विजय चौक से लक्ष्मण खड़े हुए, वित्त मंत्री आवास से आलोक प्रियदर्शी नजर आएंगे, वित्त मंत्रालय से असीम मनचंदा, एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी के आवास से दीपाली नंदा और एमओएस फाइनेंस डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ के घर से रोहन सिंह। और दिल्ली के साथ साथ मुंबई की टीम रेडी है। अनुज बताना के लिए बैठे हैं सुबह सुबह आज इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन किस तरह के डेटा पॉइंट्स, कैसे हमें मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज करना है। नीरज जी को आज दो काम दिए थे। पहला और ज्यादा इंपॉर्टेंट, बजट में कौन कौन से, कल ये सुना बजट की मैथ कर रहे थे बहुत बजट गुरुजी के सोशल मीडिया पे, तो इनसे बोला था कि कौन कौन से बड़े बड़े आंकड़े हैं जो हम सबको मेमोराइज कर लेने चाहिए। जब बजट प्रेजेंट होगा क्या डिविएशन आता है, उससे मूड माहौल क्या होगा, हम सब उसके लिए रेडी रहेंगे और हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आशीष, एक चीज मैं लेकिन कहूंगा आज, मतलब मुझे, हम सबको करीब 20 साल हो गए बजट करते हुए, ठीक है, और हर साल ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। और इतने साल हो गए, कई लोग पूछते हैं कि अब तो आदत सी हो गई होगी आपको, लेकिन फिर भी बजट वाले दिन ना सुबह बटरफ्लाइज इन द स्टमक हमेशा होती है। वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों, वो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, हम सब कुछ प्रिपेयर्ड है कि सब कुछ हम करके आए हैं, पूरा प्रिपरेशन करके बैठे हैं और जो पूरी की पूरी टीम है लगातार काम कर रही है। कल पूरा का पूरा जायजा लिया एक बार, जाने से पहले एक बार कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, रेडी है या नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और ये मुझे एक चीज़ हमेशा मेरे गुरुजी बोलते थे, जब तुमको ऐसा लगे ना तो तुम समझ लो कि तुम कुछ ठीक कर रहे हो। इसका मतलब अगर तुमको जब जिस दिन लगे ना कि अब तो सब ठीक है, हम चले जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, तब गड़बड़ है। अगर सुबह हल्की सी बटरफ्लाई इन द स्टमक हो तो वो एक अच्छा साइन है। उसका मतलब ये है कि आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, लेकिन आप फिर भी एक पूरे अपने कॉशन के साथ जा रहे हैं इस इवेंट में कि क्या पता कल क्या निकल के आ जाए, उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं है। तो वही है आज, और सबको ऑल द बेस्ट। और हमारा जो हैशटैग है बजट ऑन आवाज़, उसको यूज़ करिए और ट्वीट करिए, और पूरे दिन बाजार, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरे दिन आपको आवाज़ पर बेहतरीन कॉल्स और बजट का पूरा सार, पूरा का पूरा निचोड़ आपको आज मिलेगा। बहुत बढ़िया, हम पूरी तरह से रेडी हैं मदद करने के लिए, आपकी डिकोड करने के लिए बजट को। दिन भर सीएनबीसी आवाज पे जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत कर रहा हूं इस शो की, आज के इस बजट प्रेजेंटेशन की, सबसे पहले लक्ष्मण के पास जाके। और लक्ष्मण से समझना चाहिए, लक्ष्मण ने ब्यूटीफुली पिछले कई हफ्तों से कई सारे बजट के पहलू टटोले थे, कई बार आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स दिए, कुछ हद तक बताने की कोशिश करी बजट में क्या रुझान रह सकता है। तो लक्ष्मण, पहले तो भाई कितना ठंड हो रही है वहां पे विजय चौक में, मूड माहौल कैसा है? थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि आप टोपा और मफलर वफलर लगा के खड़े हुए थे, अब बिना उसके कितनी ठंड लग रही है? और प्लस बजट की बिग पिक्चर क्या है भाई, कहां नजर, क्या बड़ा जामा पहनाना चाहते हो इस बजट को, क्या लग रहा है, क्या सेंस मिला आपको इतने दिनों में फाइनेंस मिनिस्ट्री और वहां का ऑफिशियल से इंटरेक्शन के थ्रू? ठंड तो काफ़ी ज़्यादा, दरअसल दिसंबर के महीने में जब हम शिमला जाया करते थे स्टूडेंट लाइफ में, वहाँ पे जो ठंड होती थी वही ठंड यहाँ महसूस हो रही है। करीब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो 8 से 9 डिग्री होगा। कुछ देर पहले तक पीछे का संसद भवन तक नहीं दिख रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी धुंध छटने लगी है और इन सर्द हवाओं के बीच इंतज़ार है गर्म बजट का। और बजट को लेकर के जो मूड माहौल है, मुझे लगता है कल से जो संकेत मिल रहा है वो संकेत काफ़ी सकारात्मक संकेत है। कल जब प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी तबकों के आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होना चाहिए, तो अब लग रहा है कि शायद ये जो है सो बजट काफ़ी लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। और बजट को लेकर के 1 से 12 फरवरी तक जो है सो पूरा देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा बजट पर चर्चा के लिए। बजट में जो भी ऐलान किए गए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये फैसला कल देर शाम लिया गया। इसका मतलब है कि बजट में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका नाता रिश्ता आम लोगों से है, चाहे टैक्स पेयर के मोर्चे पे हो, नौकरी पेशा लोगों के लिए हो, मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए हो। ये इंपॉर्टेंट जिस्ट है इस बार की, ये लास्ट बजट है, फुल फ्लेज बजट जो आना है 2024 के समर्स में, गर्मियों में, वो जो आम चुनाव आने उससे पहले। तो जो अब तक कर रहे थे, ग्रोथ को बढ़िया तरीके से पुश देने की कोशिश थी, हम ग्लोबल लैंडस्केप में आउट परफॉर्म कर रहे थे, उस तरफ और आगे बढ़ना है। और कुछ हद तक शायद लग रहा है बजट में थोड़ा सा पॉपुलिज्म का डोज
या रिलीफ देने की कोशिश होगी आम आदमी को, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अच्छा कि आपने ऐड कर दिया फुल फ्लेज। जैसे पहले आपने बोला कि लास्ट बजट है, तो मैं एक बार के लिए डर गया था। तो हाँ, इस टर्म का लास्ट बजट है। हाँ, एक बात बता दूं मैं, आम आदमी में हम में से किसी की गिनती नहीं होती है वैसे, ये समझ लीजिए। हम में से किसी की गिनती नहीं होती है आम आदमी में। ये पिछले 9 साल में तो समझ जाना चाहिए था। अनुज, आशीष बेसिकली ये कह रहे हैं, देखिए जिसको टैक्स का पेन होता है वो आम हो गया। हाँ, बिल्कुल। और पेन बहुत तगड़ा है टैक्स का। क्या जब आदमी 2 हफ्ते पहले से सैलरी के इंतजार करने लगे, समझ लीजिए पेन बहुत ज्यादा है। अरे पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो लोग उसको समझ पाए वो इंपॉर्टेंट था। जब किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मिडिल क्लास तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि टैक्स में रिलीफ मिलेगा, आपने तो कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा तो दिया ना मैंने रिलीफ, टैक्स नहीं बढ़ाया मैंने। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। मैं बोल रहा हूँ हम लोगों का टैक्स ना बढ़े ना, बस आप ये मान लीजिए, उसी में खुश हो जाइए, उसी में मतलब मंदिर जाके दान कर दीजिए, वही बहुत है। पर टैक्स ना बढ़े, बस कम करने की उम्मीद छोड़ दीजिए। इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो शायद बड़ा अच्छा ही लगेगा। मैंने तो शरद कोहली जी से 2 दिन से आवाज अड्डा में माहौल बना के अपने आप को खुश कर लिया कि हो ना हो, लेकिन बातें तो हो रही हैं। अच्छा, मैं आऊं आज की मार्केट की स्ट्रेटजी पर। सब जानना चाहते हैं आज बाजार का अप्रोच क्या रहेगा। उससे पहले नीरज जी क्विकली रिवाइज कर लिया जाए। वो लक्ष्मण ने बिग बजट पिक्चर प्रेजेंट कर दी, आप वो बिग बजट नंबर्स प्रेजेंट कर दो। कहां नजर रहेगी, क्या आंकड़े होंगे? वेरी क्विकली देखिए, अमृतकाल का बजट ये पेश किया जा रहा है और इसमें आपको 25 साल आगे तक की झलक मिलेगी। तो 4 नंबर आपको ध्यान रखने जिसके आसपास बजट होना चाहिए। टोटल बजट का साइज 43 लाख करोड़ या उससे 50,000 करोड़ ज्यादा होना चाहिए। 43 साढ़े 43 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए, जो पिछली बार से 2 लाख करोड़ ज्यादा होगा। टैक्स कितना कलेक्शन होगा, इस बार का अनुमान है कि 27 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स का प्रोजेक्शन रखना चाहिए FY24 के लिए, जो पिछले साल से ज्यादा होगा और ये बजट एस्टिमेट से भी काफी ज्यादा होगा। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। 5.7 से 6.1 तक के अनुमान बाजार में, इतने में अगर आता है तो बाजार खुश रहेगा, उसको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा रखा जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर आपको याद रखना है कि बोरोइंग कितनी, सरकार उधार कितना लेती है इस डेफिसिट को कम करने के लिए। तो अनुमान है कि 16 लाख करोड़ होना चाहिए, जो पिछले साल के बराबर ही होगा। पिछले साल भी लगभग इतना ही नोट लिया था, हालांकि पूरा कंज्यूम नहीं किया अभी तक, केवल 84% तक के आसपास ही लिया गया है। तो 16 लाख करोड़ का बोरोइंग का फिगर आता है तो मार्केट को ठीक लगेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल 7,40,000 करोड़ था, इस साल लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 8.5-9 के बीच में कहीं होना चाहिए। तो अगर ये 4 नंबर के आसपास बजट आपको दिखता है तो मार्केट में कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये अमृतकाल का बजट है, इसलिए हो सकता है कि नंबर में थोड़ी टिंकरिंग आपको दिखे। तो कैपेक्स और फिस्कल डेफिसिट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमें सुनने हैं। फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा शायद इस बार जो 6.4 की बात करी थी अचीव करेंगे। अगले साल शायद 5.7, 5.8, 5.9 की FY24 की बात होगी। और कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था उसमें कहा था भाई पैंडेमिक रिकवरी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम वो फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे आगे चले। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो नीरज जी मेंशन कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसी पे फिर आज दिन भर फोकस रहने वाला है। इसी को डायसेक्ट करना है, इसी को समझना है। डिविएशन हुआ तो क्यों हुआ, कैसा रहा, बजट इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा। लेकिन अनुज, क्या होगा ये तो हो गया। एक बात, बजट में क्या नहीं होना चाहिए? देख, बिल्कुल। मैं ना नॉर्मली जब भी बजट करता हूँ सबसे पहले लेता हूँ व्हाट द मार्केट वांट्स। इस बार मैंने लिखा कि व्हाट द मार्केट डज नॉट वांट। मतलब मैं बजट जो पूरा का पूरा बजट है और जो मार्केट की पोजीशनिंग है, एक तो खैर देखिए आशीष, थोड़ा सा इसमें अदानी ग्रुप में जो का जो सागा हुआ, उसने भी थोड़ा सा साइड शो बना दिया था इसको। लेकिन आज पूरा का पूरा फोकस, क्योंकि वो इशू चलो थैंकफुली निकल गया, सब्सक्राइब हो गया, जैसे भी करके हो गया वो, चलो उसको अब 3-4 दिन के लिए ठंडे बस्ते में हम डाल सकते हैं, बजट पे फोकस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ कि मार्केट को बजट में क्या नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए मार्केट को, वो है कैपिटल गेन्स में टिंकरिंग। आप कैपिटल गेन्स को मत टच करिए, ये मार्केट चाहता है। वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अच्छा, 4-5 साल पहले ये हुआ था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स री इंट्रोड्यूस हुआ था आशीष, उससे पिछले बजट में काफी हवा बनाई गई थी कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ रहा है, शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ रहा है। मार्केट काफी गिरा था, उसके बाद वो नहीं आया उस बजट में, मार्केट में बड़ी रैली आई। लेकिन मार्केट प्रिपेयर हो गया था मेंटली, तो अगले साल आ गया। तो मुझे लग रहा है कि टेम्पलेट वही है। टेम्पलेट इस साल पूरी हवा बना दी है और शायद ना आए, और वो ना आए तो मार्केट फिर रैली करेगा। लेकिन अगले साल आ जाएगा, या अगले साल नहीं आएगा तो फिर जो नेक्स्ट टर्म अगर ये चुन के आया वापस, जो कि बेस केस है, तो शायद आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में एक बढ़ोतरी की काफी हम वो सुन रहे थे,
चर्चा सुन रहे थे, और क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इवेंचुअली मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस यही है कि चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का आप एक बार फिर भी कह सकते हैं कि कंट्री को जरूरत है कैपिटल की, ये सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तो आपका एक तरीके से ट्रेडिंग इनकम ही हो गई, इसको तो आप तो उसको क्यों ना बिजनेस इनकम में जोड़ा जाए और उसको उसी मार्जिनल रेट पर टैक्स किया जाए। क्यों जो साल का 30 लाख कमाने वाला है वो 30% टैक्स दे, और जो 5-6 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बना ले वो 10% 15% देके वो या 20% देके वो छूट जाए। तो ये थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि फिक्र है मार्केट में। इसमें दो चीजें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और लॉन्ग टर्म में भी अगर उन्होंने पीरियड बढ़ा दिया, जैसे 1 साल का 3 साल, अब इक्विटीज के केस में 1 साल है, डेट के केस में 3 साल है, प्रॉपर्टी के केस में शायद मेरे ख्याल से कुछ और है, तो ये सब जो है यूनिफॉर्म अगर कर दिया जाए कि कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट टर्म 3 साल तक, लॉन्ग टर्म 3 साल से ऊपर, अगर ऐसा कर दिया जाए तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट सह लेगा उसको। लेकिन रेट अगर टच हुआ, और अगर इन लिeu ऑफ दैट आपने एसटीटी नहीं कम किया, देखिए जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया था तब सरकार ने एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था। वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया गया था। दोनों जो होते हैं ना, वो ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई उसमें आपने देखा होगा कि कितना कॉस्ट बढ़ी है ट्रेडर्स की, और उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक चीज है जो मार्केट को नहीं चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसमें चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कई सारे सीएस कंप्लेंट करते हैं, ओवर द इयर्स बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे कैपिटल गेन्स में, उसके चलते बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया आज की डेट में प्रोसीजर, उसको ईज कर दीजिए, कुछ करना ही है तो उतना ही चलेगा। ये तो क्या नहीं चाहिए तो शुरू कर दिया हमने। क्या देखना चाहते हैं, क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखिए क्या होना चाहिए तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, और वो बजट इस साल वैसे ही इलेक्शन ईयर्स हैं तो उस पर तो फोकस होगा ही। एक और चीज जो मार्केट चाहेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का टारगेट ना थोड़ा रीजनेबल रखिए। पिछले साल वो बहुत अनरीजनेबल था, आउटलैंडिश था, मिस ही करे जा रहे हैं, 8 साल हो गए लगातार मिस कर रहे हैं। जब मिस ही कर रहे हैं तो फिर उसको ठीक, या तो देखिए अगर आपको करना है तो उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट फ्रेंडली कदम रखिए, ताकि क्योंकि एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का होता है जब ये इस तरह से सेंटीमेंट खराब होता है, तो क्योंकि आपको ही अपनी कोई चीज बेचनी है और आप इतना उसमें पचड़ा फंसा देंगे तो फिर कैसे होगा। तो थोड़ा सा रीजनेबल टारगेट रखिए मेरे ख्याल से। कंजम्पशन, फिर मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा आना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम। एक जो चीज मैं सुनने में आ रही है ना आशीष की, वो जो न्यू टैक्स रजीम है वो अट्रैक्टिव नहीं लगी लोगों को ज्यादा, तो उसमें शायद थोड़ी कमी कर दी जाए ताकि लोग उसको ऑप्ट करें। एक सिंपल भी रहे लोगों के लिए और थोड़ी सी आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए उसकी वजह से, और आप उसमें जाके फिर एटलीस्ट देखिए इकोनॉमी के क्या ड्राइवर्स होते हैं, इकोनॉमी के ड्राइवर्स होते हैं कंजम्पशन, और जो उस कंजम्पशन को फाइनेंस करे। किसी भी मार्केट में आप देख लीजिए, इवन यूएस के मार्केट में भी जब रैली होती है तो वो कौन लीड करता है, एप्पल जैसे स्टॉक्स, और उसके बाद जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं वो। तो हमारी मार्केट में जो लास्ट बड़ी रैली हुई थी उसमें कंजम्पशन स्टॉक्स और बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इस तरीके के स्टॉक्स जो होते हैं वो रैली करते हैं। तो वो जरूरी है कि ये किया जाए। और हालांकि लास्ट बजट है, लास्ट फुल बजट है, लेकिन पॉपुलिज्म थोड़ा कम हो और फिस्कल प्रूडेंस रहे, और डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, इन सब पर फोकस हो। वो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी पचा चुका है। बहुत बढ़िया। और पिछले कुछ सालों से वो लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा, जो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग वो इंप्रूव हो रही है, उसी पथ पे चलते रहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल ठीक है, अदानी सागा अब हमारे पीछे, बढ़िया पूरा भर गया वो एफपीओ, और अब फोकस पूरी तरह से आज सुबह 11 बजे की उस स्पीच पे। और कुछ हाथों हाथ मिल ही रहा है, तो वो है कि बढ़िया ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज, यूएस में आज शाम को वो फेड पॉलिसी का आउटकम भी आना है, और उससे पहले कल अमेरिकन मार्केट्स 1 से लेकर 0.25% तीनों बेंचमार्क्स उछले। डाउ स्क्रीन पे लेकर आइए इंट्राडे चार्ट, दिन भर तेजी और जाते जाते गजब का अपमूव, और फाइनली दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो क्यूज अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से बजट स्पॉइल स्पोर्ट प्ले नहीं करेगा। ऐसे में आज के लिए संकेत कैसे हैं, डेटा पॉइंट, पोजीशनिंग बाजार की कैसी है, अप्रोच करेंगे हम? हाँ देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, आज जो भी आप सौदा कर रहे हैं 11 बजे से पहले निपटा लें, और हम 8 बजे के शो में मैं थोड़ी डिटेल स्ट्रेटजी दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं कि ओवरऑल मार्केट कैसा पोजीशन है। मार्केट जा रहा है बजट इवेंट में काफी लाइट और काफी शॉर्ट, और 2.5% मार्केट नीचे है। एनेक्डोटली जब मार्केट इस तरीके से बजट में जाता है तो बजट के अगले हफ्ते में मार्केट 3% रैली करता है। अगर आप 2.5% गिरे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले एक हफ्ते में 3% की रैली आएगी, प्रोवाइडेड वो कैपिटल गेन्स टैक्स में छेड़छाड़ ना हो तो। और नॉर्मली वीकली चाल क्या होती है मार्केट की, बजट से पहले जितना गिरता है बजट के बाद उससे डबल या ट्रिपल चलता है मार्केट, अगर मार्केट गिरता है तो। अगर मार्केट पहले चल जाता है तो बजट के बाद हमेशा गिरता है। ये हमेशा मार्केट का एक पिछले एटलीस्ट 10 साल का तो मैंने ट्रेंड देखा था, वो नियम है।
2-3 आउटलायर हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2020 के बजट में निफ्टी जब गया था इवेंट में तो 3.8% गिर के गया था और बजट के बाद तुरंत 3.2% की रैली आ गई थी उसमें। ये एक एग्जांपल था। 2022 में बजट से पहले रैली हो गई थी आशीष, 1.7% प्री बजट रैली हो गई थी, तो बजट के बाद हम फिसल गए थे करीब 0.6%। सिर्फ एक 2018 था जिसमें आप गए भी थे लाइट और उसके बाद भी आप 5% गिरे थे। वो 2018 का बजट था। 2016 वाला बजट मुझे अच्छे से याद है, जिसके बाद 7% की रैली हुई थी मार्केट में। ये वो वाला बजट था जिसमें डर था मार्केट को कि कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं था, तो उसके बाद 7% की रैली हुई थी। मार्केट पोजीशन मुझे लग रहा है 2016 के हिसाब से है, लेकिन थोड़ा सा हमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आज रात का जो फेड का आउटकम आना है उससे भी फर्क पड़ेगा। और ये अल्टीमेटली अदानी सागा कहीं ना कहीं जाकर कहाँ खत्म होगा, ये मुझे लग रहा है इसका एंड नहीं है। अभी तो एफपीओ थ्रू हो गया, ये एंड नहीं है इसका। ये भी एक फैक्टर बनेगा मार्केट के लिए। लेकिन सिर्फ बजट और फेड की बात की जाए, अगर दो बड़े अगर हैं, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स टच ना हो और अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करे सिर्फ, तो निफ्टी रेडी है 500 पॉइंट की रैली के लिए बिटवीन टुडे सेकंड हाफ एंड टुमारो। बस तो ये दो इवेंट, इसीलिए कहा था शुरुआत में मैंने अपफ्रंट, आज का जो डेटा पॉइंट्स हैं या जो इवेंट्स हैं, बाजार का रुख बदलने के लायक गजब के इवेंट्स खड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपने कहा 2016 था ये पोजीशनिंग, और मैं देख रहा था प्लेट पे 7% का उछाल 2016 में आया था बजट के बाद। बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस्ड, थोड़ा सा रिलीफ नजर आए स्क्रीन पे, मजा आ जाएगा। लेकिन अब वापस दिल्ली चला जाए और शुरुआत सभी के साथ एक एक करके सबके पास जा रहा हूं। लक्ष्मण, जो बात छिड़ी थी उससे शुरू करा जाए, वो रिलीफ की बात। टैक्स पेयर्स को कुछ बदलाव एक्सपेक्ट करें क्या? खुश हूं मैं पहले से या नहीं हूं? नहीं, खुश रहिए, और खुश रहने में कुछ जाता नहीं है। जब तक नहीं बजट अनाउंस होता है तब तक खुश हो जाइए। हालांकि संभावना इस बात की काफ़ी ज़्यादा बन रही है, और इसके पीछे वजह है कि संकेत भी समय समय पर मिलते रहे वित्त मंत्रालय की तरफ से कि न्यू टैक्स रिजिम में शायद कुछ बदलाव होता हुआ दिखे। और बदलाव के पीछे मकसद तो ये है कि न्यू टैक्स रिजिम में ज़्यादा लोगों को लाया जाए, और इसके लिए नए टैक्स स्लैब को जोड़ दिया जाए, उसके तहत टैक्स की दरें घटाना या फिर एग्जम्पशन बढ़ाना, ये कुछ विकल्प थे। अब चर्चा हुई, अब बजट प्रिंट में क्या गया वो तो बजट के बाद ही पता चलेगा। एक कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके फिर इस बार माहौल इसलिए बना है क्योंकि पिछली बार बजट के बाद ही अधिकारियों ने साफ तौर से कहा था कैमरे के सामने कि हम लोग इस पर विचार किए थे, लेकिन सोचा कि थोड़ा सा और इंतजार कर ले। अब इंतजार 1 साल का हो गया है, तो फिर से संभावना बन रही कि शायद कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव करे। लेकिन बदलाव करके सरकार बोझ डालेगी, इसकी संभावना कम है। बदलाव करके पूरे स्ट्रक्चर को सरल करेगी, होल्डिंग पीरियड में बदलाव कर सकती है, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। चलिए देखते हैं फिर क्या टैक्स की टिंकरिंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वाकई वो कैपिटल गेन्स को टच अपॉन किया जाता है तो क्या बदलाव होते हैं। बहुत कीनली बाजार उसको वॉच आउट करेगा। आलोक के पास चला जाए और आलोक से जाना जाए सबसे इंपॉर्टेंट जो सबका मुद्दा रहा है और सब देखना चाहते हैं, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस तरह से टूल देने की कोशिश होगी, क्या घोषणाएं हो सकती हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग, क्या एक्सपेक्ट करूं? बिल्कुल, देखिए सरकार का फोकस रोजगार पर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार को रोजगार के मौके पर लगातार घेरता रहा है। तो सरकार ने जिस तरह से मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 10 लाख नई नौकरियां देने का वायदा किया था और उसके हिसाब से दी भी जा रही है, बीच बीच में सर्टिफिकेट बंट रहे हैं लोगों के, उसी को आगे बढ़ाने की मुहिम में अब जो कोशिश होगी कि खास तौर से जो बुनियादी ढांचागत क्षेत्र है वहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए ताकि वो रोजगार के रूप में परिवर्तित हो। खास तौर से अगर बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैपेक्स है वहां पर काफी जोर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रोजगार के मौके पैदा करने वाली जो इंडस्ट्री है उनको ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वहां पर ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएलआई स्कीम, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पीएलआई स्कीम के जरिए देश में रोजगार ज्यादा पैदा किए जाए, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। इसी के तहत जो 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम शुरू किया है उसमें और उसका दायरा बढ़ सकता है। 7 सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हो सकता है इस बार पीएलआई में, उसमें जो 2 आईटी और फार्मा पहले से थे, और इसके अलावा जो 5 नए सेक्टर जुड़ सकते हैं उसमें खिलौना, लेदर, साइकिल जैसी इंडस्ट्री है जहां पर ज्यादा रोजगार मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट पर भी सरकार का फोकस रहेगा और ग्रामीण इलाकों में सरकार कोशिश करेगी ज्यादा पैसा देने के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। और
ये बात सही है, विपक्ष घेरता है और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे, और इस बजट पे सब देखना चाहेंगे रोजगार को पुश देने की सरकार कैसे और क्या कोशिश कर रही है। रोहन, उसमें बट ऑब्वियस होता है कि इजी वे आउट की इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड बढ़ाओ, काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव और जनरेशन होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दरअसल इस बजट में क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? वाकई तगड़ा पुश, कितना एलोकेशन बढ़ने का और कहां चैनलाइज होने की बात की जा रही है? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकारी खर्च होता है वो उसका जो मोमेंटम है पिछले कुछ बजटों में आपने देखा होगा कि वो लगातार बढ़ा ही है। वो मोमेंटम आपको इस बार भी कंटिन्यू होता दिखेगा, क्योंकि इसकी एक झलक आपको कल इकोनॉमिक सर्वे में दिख गई थी। बहुत साफ इंडिकेशन था कि अगर हमें हाई ग्रोथ रेट मेंटेन रखना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ानी होगी, और यही पिछले कुछ बजट का एक थीम रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ती रही थी, वही आपको इस बार भी दिखेगी, चाहे वो हाईवेज हो या फिर वो पोर्ट्स हो या फिर वो रेलवेज हो। यहाँ आपको सरकार का जो खर्च है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक और चीज है कि जो रोड, अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हम बात करें, सरकार ने 25,000 किलोमीटर का एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा था। हम उस लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं इस वक्त, तो अब इस साल सरकार उसको स्पीड अप करना चाहेगी, और इसके लिए जो अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसका अगर हम एलोकेशन की बात करें तो हो सकता है 10 से 15% बढ़ाने की इसमें आपको एक झलक दिख सकती है। और साथ ही जो ओवरऑल स्पेंडिंग है, अगर हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां भी लगभग 20 से 25% तक सरकार स्पेंडिंग बढ़ा सकती है। इस बात का अनुमान इस वक्त यहाँ पे लगाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई बड़ा पुश रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और सब मान रहे हैं इस बार इंफ्रा पे आवंटन, वो केपेक्स पे स्पेंड्स और डबल डिजिट में शायद FY24 में ग्रो करते हुए नजर आए। अच्छा, स्पेंड्स तगड़े हुए और जो मिनिस्ट्रीज का लोकेशन हुआ उसमें कहा जाता है रेलवे ने सबसे एग्रेसिव स्टैंस रखा है FY23 में। सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट्स डोल आउट हुए कहीं पे तो रेलवेज ने। शायद आंकड़े ये कहते हैं कि जो उनको एलोकेट किया गया था उसको एक्सीड करने की तैयारी कर रहे हैं FY23 में ऑलरेडी। दीपाली जोड़ती हुई स्क्रीन पे, जो आप जानते हैं रेलवेज पे बहुत पैनी नजर रखती हैं, दीपाली, रेलवेज के लिए क्या एक्सपेक्टेड इस बार? और सिग्निफिकेंट पुश देने की तैयारी? अगर क्रॉस बजटरी सपोर्ट की बात करें तो हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस बार एलोकेशन 25 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से आपने रोहन ने जिक्र किया कि मोदी सरकार का फोकस है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, तो रेलवे के लिहाज से देखा जाए जो एम्बिशियस टारगेट रेलवे की तरफ से सेट किया गया था वो उसको पार कर चुकी है, और यही एक और उम्मीद मजबूत करती है कि इस बार एलोकेशन रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और भी ज्यादा वित्त मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। तो फोकस एरिया पर रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। और वहीं अगर यात्रियों के हिसाब से बात करें तो नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है, और इसमें खासतौर पर जो अपग्रेडेड वर्जन है वंदे भारत का, जिसमें स्लीपर फैसिलिटी को जोड़ा गया है, वो भी अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार लगातार दीपाली सुबह जहाँ खड़ी है 7 बजे इतनी गाड़ियों की आवाज आ रही है। हाँ, दिल्ली है भाई। तो हमारे मुंबई में कवा से दिल्ली है भाई, मतलब क्या मुंबई में भी जाओ भी लोकल में भरी भरी मिलेगी इलाके में आपको? वो खड़ी है ना, हाँ? जिस इलाके में वो खड़ी है वहाँ बहुत देर आवाज आ रही थी। खैर, दीपाली ने जस्ट दे दिया है। असीम, क्विकली, पॉपुलिज्म का डोज कह लें या जरूरत भी कह लें, रूरल इंडिया थोड़ा सा प्रेशर में रहा, दिक्कतों में रहा ऑफ लेट। बजट में क्या सौगात मिल सकती है किसानों को? रूरल थ्रस्ट कैसा रह सकता है? असीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें साफ कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी तारीफ देखने को मिली। उसमें कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोविड के बावजूद काफ़ी अच्छा किया, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी बढ़ा, 9% से ज़्यादा की दर से बढ़ा। अब सरकार इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहती है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का काफ़ी फोकस देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात कि चुनाव है 9 राज्यों के अंदर, और उसके बाद 2024 में भी चुनाव है, तो सरकार किसानों को सौगात दे सकती है। अभी जो 6,000 रुपये उनको पर किसान सम्मान निधि मिलती है उसमें 2,000 रुपये की सालाना बढ़ोतरी हो सकती है, वो बढ़ करके 8,000 हो सकती है। इसके अलावा सरकार जो है टेक्नोलॉजी ये चाहती है कि जो किसान है वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, तो स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप्स के लिए टैक्स इंसेंटिव सरकार यहाँ पर घोषणा कर सकती है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स हम बना रहे हैं, तो मिलेट्स के लिए अलग से सरकार एक सपोर्ट फंड दे सकती है, उनके लिए MSP के लिए ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक सपोर्ट फंड आ सकता है। तो खासतौर पर सरकार का ये फोकस इस बार भी यही रहेगा कि रूरल को ज़्यादा कैटर किया जाए, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, तो वो थ्रस्ट आपको इस बार फिर बजट में आपको देखने को मिलेगा।
ओके ये हैं बड़े बड़े अनाउंसमेंट जो अलग अलग पहलू हमारी पूरी टीम ने छेड़ दिए, बात कर ली। टैक्स को लेकर क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर क्या तैयारी हो सकती है, किसानों रूरल इंडिया के लिए क्या थ्रस्ट होगा, इंफ्रा रेलवे के लिए क्या तैयारी हो रही है। यही बजट का ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टच अपॉन करने की जरूरत थी। लेकिन हर्षदा, अब जरा ये सब तो 11 बजे के बाद प्ले आउट होगा। सुबह खुलते ही हमें कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है। कौन कौन तो से? 11 बजे से पहले आप बायोकॉन सबसे पहले रेडार पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंजीन में दरअसल कंपनी अपना कुछ और हिस्सा बेचती हुई दिखाई देगी। सौदा हो सकता है 2240 करोड़ का। याद रखिएगा 6 महीने पहले सितंबर 2022 में इन्होंने कुछ स्टेक बेचा था। 64.5% या फाइनली 65% बायोकॉन के हाथ में है सिंजीन का स्टेक, और वहां पर कुछ और स्टेक आज ब्लॉक डील के जरिए ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मार्केट खुलने के साथ ही दरअसल ब्लॉक डील होने के आसार है। वो स्टॉक सबसे पहले रेडार पर 1 से 3% डिस्काउंट पर डील होने का अनुमान है। फिर नतीजों में 2 सरकारी कंपनियां पावर ग्रिड और कोल इंडिया। पावर ग्रिड के मुनाफे में 10% का इजाफा देखा, रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ, नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन स्टेबल है, स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कोल इंडिया दूसरी तरफ यहां पर भी नतीजे अच्छे ही साबित हुए हैं, मुनाफे में 70% की ग्रोथ है, रेवेन्यू लगभग 24% बढ़ा, तो एबिटा और मार्जिन्स में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतर नतीजे रहे हैं। जेएसपीएल के नतीजे थोड़े से मायूस हैं, तो वहां पर दबाव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ इंडियन होटल के नतीजे अच्छे, तो वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। नंबर्स पर काफी एक्शन देखा जाएगा। आशीष, साथ ही आईटीसी 6% भाग चुका है, इस उम्मीद में कि बजट में शायद टैक्स को लेकर कुछ नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा एक नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी है, वो अगर बढ़ जाती है तो स्टॉक पर दबाव आ सकता है। ओके ये है इंपॉर्टेंट। वैसे ये जो स्टॉक्स क्या बजट रिलेटेड कौन से फोकस में रहेंगे? कुछ ही देर में जब सीधा सौदा की शुरुआत करेंगे, आज की पूरी टीम उसी पे पूरी 10 के 10। आज बजट के अनाउंसमेंट्स क्या लाइकली हैं, कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने हैं, कौन सी पॉकेट रडार पर रखनी है, बस इस ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे। लेकिन एक प्लेट लेकर आइएगा और दिखाइए लक्ष्मण को। लक्ष्मण, 4 बार की निर्मला मैम की टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पे बजट स्पीच की। 2 घंटे 40 मिनट मैक्स, 1 घंटा 30 मिनट जो लास्ट बार सबसे कम। इस बार का तुक्का मारिए। नहीं, इस बार मुझे लगता है कि बजट स्पीच थोड़ा छोटा रहने वाला है। ये 1 घंटे 1.25 घंटे के आसपास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो अब तक के संकेत मिल रहे हैं, और छोटा होगा, क्रिस्प होगा और प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा क्यों? मैम की बीच में तबियत खराब थी, दिसंबर एंड में हॉस्पिटलाइज हुई थी, ये रीजन हो सकता है क्या? नहीं, ये रीज़न नहीं हो सकता है। दरअसल इस बार कोशिश ये की गई कि बजट को जितना सरलता से पेश किया जाए, और उसमें हर बारीक चीज़ को, जो आप सबसे लंबा बजट भाषण देखा था तो हर बारीक चीज़ को बताया गया, तो हर बारीक चीज़ को मत बताइए, मोटे मोटे बजट की आउटलाइन को स्पीच में रखना है। तो मुझे लगता है कि इस बार का बजट जो है बहुत जटिल नहीं होगा और क्रिस्प हो सकता है, इंपैक्टफुल हो सकता है। आज का वो 11 बजे ऑनवर्ड्स बजट स्पीच, बजट प्रेजेंटेशन। जाता था एसजीएक्स निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। बढ़िया ग्लोबल संकेतों के बीच इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस एसजीएक्स निफ्टी समय देता हुआ। इस नोट पर इस खास प्रोग्रामिंग को यहीं समेट रहा हूं। छोटे से ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।